हेलो बच्चों, आज हम लोग जो क्लास 12 की केमिस्ट्री में एक टॉपिक है एमिनो अम्ल, जैव अणु का एक टॉपिक है एमिनो अम्ल। इसके विषय में आज हम लोग विस्तृत स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं, जो हमारा एमिनो अम्ल है ये 20 प्रकार के हमारे शरीर में होते हैं। जो एमिनो अम्ल अगर टोटल कहा जाए तो कितने टाइप के हैं? 20 प्रकार के हमारे एमिनो अम्ल हमारे बॉडी में होते हैं। 20 में जो 10 एमिनो अम्ल हैं ये आवश्यक होते हैं और जो 10 हैं वो अनावश्यक होते हैं। आवश्यक का मतलब है ये हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं, तो अगर भोजन जैसा करोगे उसी के अकॉर्डिंग एमिनो अम्ल हमें मिलेगा। बाकी जो 10 एमिनो अम्ल है वो हमारा शरीर बना लेता है, इस वजह से इसे अनावश्यक कहा गया, क्योंकि ये हमारा बॉडी ऑटोमेटिक 10 एमिनो अम्ल बना लेगा। और जो ये 10 एमिनो अम्ल है ये भोजन से ही मिलेंगे, फिर जैसा भोजन करोगे उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ये हमारे जो 10 एमिनो अम्ल है वो मिल पाएंगे। बात करते हैं जो 10 एमिनो अम्ल है वो कौन कौन से होते हैं। इसके लिए 60 ट्रिक हमने यहाँ पर लिख दिया है। वीआईपी हार में टीटी, जो टीटी होगा कहाँ होगा? वीआईपी हार में होगा। इस V का मतलब है वलीन, मतलब ये हमारा जो एमिनो अम्ल है इस V का मतलब क्या है? वलीन। इस I का मतलब क्या है? आइसोलिन। इस P का मतलब क्या है? फेनाइलिन। A का मतलब क्या है? एस्ट्रेडाइन। इस H का मतलब होगा एस्ट्रेडाइन। A का मतलब है आर्गिनाइन। L का मतलब है ल्यूसाइन। यमी का मतलब है मेथायोनाइन और इस T का मतलब है थ्रियोनाइन और इस T का मतलब है ट्रिप्टोफेन। तो इस प्रकार ये हमारे 10 एमिनो अम्ल होते हैं। बाकी ये तुम्हें याद कोई नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि ये 20 प्रकार के टोटल एमिनो अम्ल होते हैं। 20 में 10 अनावश्यक वाले होते हैं, 10 आवश्यक वाले होते हैं। आवश्यक वाले एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? जो भोजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, जो नेसेसरी होता है। अननेसेसरी वाले जो हैं वो हमारे क्या है? 10 जो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक बना लेता है। तो ये था हमारा एमिनो अम्ल। तो हमने टाइप्स तुम्हें बता दिया कि टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। एक चीज बेटा और याद रखना कि जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं, 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाएंगे। बाकी और आगे तुम्हें खैर बताते हैं। देखो एमिनो अम्ल का काम क्या होता है जनरली हमारी बॉडी में। जो एमिनो अम्ल होते हैं एमिनो एसिड, अब इसका फार्मूला बताएंगे क्या होता है। अभी जो एमिनो अम्ल है ये एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं। एमिनो अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? पेप्टाइड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं CONH2 के। जो पेप्टाइड हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है। जैसे कोशिका से हमारा क्या बनता था? ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो एमिनो अम्ल हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं। और पेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। और जो ये न्यूक्लिक अम्ल है ये हमारे होते हैं जैसे DNA, RNA, ये हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और यही RNA DNA जो मिलता है तो हमारा क्रोमोसोम्स बनता है। तो इस तरीके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सीखना है। अभी आज हम लोग फर्स्ट वीडियो आज एमिनो अम्ल का सीखेंगे, फिर पेप्टाइड, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक अम्ल। इस तरीके ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एमिनो अम्ल तो समझ ही गए होंगे कि एमिनो अम्ल से क्या बनते हैं? पेप्टाइड बनते हैं। पेप्टाइड अगर बात करेंगे तो पेप्टाइड से क्या बनते हैं? पेप्टाइड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। तो ये बात तुम लोग याद रखना। और बेटा क्या होता है जो हमारा, अब बात करते हैं जो एमिनो अम्ल ये बने कैसे होते हैं। तो ये हमारे NH2 तथा COOH से मिलकर बने होते हैं। NH2 तथा COOH देख रहे हो कि NH2 हमारा कैसा होता है? क्षारीय होता है। और COOH कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो मतलब NH2 तथा COOH से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। बात समझ गए? NH2 तथा COOH से मिलकर बने यौगिकों को एमीन कहते हैं। बात करते हैं इसका जो बेस स्ट्रक्चर है, मतलब आधार स्ट्रक्चर जो मेन होता है, देखो इस तरीके होता है। ये C होगा, ये C डबल
OH होगा, और इधर क्या लगा होगा NH2, और ऊपर एक H होगा और नीचे हमारी R साइड चेन होगी। ये एल्किल ग्रुप होता है, अपना जितने कार्बन है अपना जोड़ते चले जाते हैं। बात करते हैं, ये देखो COOH मेन ग्रुप है, COOH के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अब इसके बाद जितने कार्बन होंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सब अपना चलता रहता है। ठीक है। ये जो NH2 ग्रुप है इसे एमिनो ग्रुप कहते हैं। NH2 जो होता है इसे क्या कहते हैं? एमिनो ग्रुप कहते हैं। बाकी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और NH2 क्या है? एमिनो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। इसी परिभाषा लिख सकते हो। तो ये इस तरीके हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता है। बेटा बात करते हैं इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा अल्फा एमिनो एसिड। मतलब जो NH2 ग्रुप है ये देखते हैं कहां पर जुड़ा है, कौन से कार्बन पर जुड़ा है। अगर अल्फा में जुड़ा है तो अल्फा एमिनो अम्ल, अगर बीटा में जुड़ा होता तो बीटा एमिनो अम्ल, डेल्टा में जुड़ा होता तो डेल्टा एमिनो अम्ल। ये नाम है। बात करते हैं अथवा इसका दूसरा नाम भी हो सकता है यल एमिनो एसिड। यल एमिनो एसिड क्यों कहते हैं? अगर जो NH2 ग्रुप है अगर राइट साइड जुड़ा हो, अगर राइट साइड जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? डी एमिनो अम्ल। अरे डेक्स्ट्रोरोटेटरी हुआ करता था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब राइट साइड। तो एमिनो अम्ल मतलब अगर NH2 ग्रुप है, जो एमिनो ग्रुप है, अगर NH2 ग्रुप हमारा राइट साइड जुड़ा हो, कार्बन के राइट साइड, तो उसे क्या कहेंगे? डी एमिनो अम्ल। अगर ये लेफ्ट साइड जुड़ा हो, जैसे इस समय लेफ्ट साइड जुड़ा है, तो उसे क्या कहेंगे? यल एमिनो अम्ल। बात समझ गए? ये नामकरण समझ में आया कैसे नामकरण करते हैं? तो इसका नामकरण अल्फा बीटा से भी करते हैं, यल से भी करते हैं, डी से भी करते हैं। यल एमिनो अम्ल कब कहेंगे? जब हमारा लेफ्ट साइड जुड़ा हो। यल माने लेफ्ट साइड, इसे याद रखो। तो अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड जुड़ा है तो क्या कहेंगे? यल एमिनो अम्ल। राइट साइड जुड़ा है तो क्या कहेंगे? डी एमिनो अम्ल। बताओ ये बातें सबको समझ में आई कि नहीं है? और बेटा ये चीज याद रखना, ये प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ये क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन अब क्या है? तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। मतलब जो प्रोटीन बना है तो मेन इसी से बना है। मेन जो प्रोटीन बना है किससे बना है? एमिनो अम्ल से ही बना होता है। अब बात करते हैं इसमें जो संरचना होती है तो कौन सा आयन पाया जाता है? तो ज्यूटर आयन पाया जाता है। एमिनो अम्ल में कौन से आयन मिलेंगे? ज्यूटर आयन मिलेंगे। मतलब ये आपस में जब जुड़ते हैं तो ज्यूटर आयन का निर्माण करते हैं। और देखते हैं एमिनो समूह की उपस्थिति के आधार पर इन्हें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि एमिनो वर्गों में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। बात समझे नहीं समझे? मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ में समझाया, अल्फा एमिनो अम्ल भी कहते हैं, बीटा एमिनो अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, गामा एमिनो अम्ल भी कहते हैं, डेल्टा एमिनो अम्ल भी कहते हैं। डेट डैश फिर जैसा NH2 ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका हम लोग नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ देखो, तो बात समझ गए? एमिनो अम्ल की उपस्थिति के आधार पर इसका नामकरण क्या होता है? अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल, डेल्टा एमिनो अम्ल। तो इस तरीके जैसे उदाहरण से और समझा रहे हैं जैसे हमने यहाँ समझाया था। जैसे देखो एक एग्जांपल ये है, NH2CH इधर है, COOH इधर है, CH3 इधर है, ये साइड चेन है। अब अगर इसका नाम अगर कहोगे तो वैसे जनरली क्या कहोगे? यल अमीनो अम्ल कहोगे फिर डी अमीनो अम्ल कहोगे। तो अगर इधर देखो ये हमारा जुड़ा कहाँ है? राइट, लेफ्ट साइड जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है? लेफ्ट साइड। तो इसे यल अमीनो अम्ल कह देंगे। बात समझ गए? और दूसरा नाम अगर कहा जाए तो ये देखो अल्फा है, ये बीटा है, तो हमारा NH2 ग्रुप कहाँ जुड़ा है? अल्फा वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, इस वजह से इसे अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। जनरली इसका नाम एलिसीन होता है, ठीक है। और देखो दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ये C है, ऊपर H, COOH है, इधर NH2 है, फिर CH2, 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 फिर CH2 और एक NH2 और जुड़ गया। कई सारे NH2 हो सकते हैं, कई सारे COOH भी हो सकते हैं। तो अगर इसका अगर नाम कहा जाए तो क्या कहोगे? NH2 ग्रुप कहाँ जुड़ा है? देखो ये अल्फा वाले कार्बन पर, अल्फा कार्बन हो गया, फिर बीटा कार्बन हो गया, फिर क्या गामा हो गया, डेल्टा हो गया, एप्सिलॉन हो गया। ये कार्बन की संख्याएं होती है। ये कहां से देखते हैं? अल्फा बीटा कार्बन कहां से होता है? COOH जो ग्रुप है, इसके बाद जितने कार्बन होंगे उनका नामकरण करते हैं इस तरीके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन।
तो अब देखो एक हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा है सीड कहाँ अल्फा वाले कार्बन पर और एक जुड़ा है एप्सिलॉन वाले कार्बन पर। इसका नाम जो बेटा हो गया अल्फा तथा एप्सिलॉन एमिनो एसिड। तो बताओ कोई भी अगर एमिनो एसिड आ जाएगा तो नामकरण कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हो जाएगा ना नामकरण। आगे चलते हैं वर्गीकरण। और ये तो हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा के हिसाब से वर्गीकरण किया था। अब और दूसरी तरीके वर्गीकरण कर सकते हो। मतलब ये टोटल कितने टाइप के होंगे? जनरली टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। लेकिन NH2 तथा COOH की संख्या के आधार पर कहा जाए कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। NH2 तथा COOH की संख्या के आधार पर एमिनो अम्ल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 उदासीन एमिनो अम्ल, नंबर दूसरा अम्लीय एमिनो अम्ल, नंबर तीसरा क्षारीय एमिनो अम्ल। उदासीन का मतलब क्या होगा? जब अम्ल क्षार दोनों बराबर हों, तो अम्ल क्षार बराबर होंगे तो उदासीन होगा। अम्लीय कब होगा? जब अम्ल की मात्रा क्षार से ज्यादा हो तो अम्लीय बन जाएगा। क्षारीय कब होगा? जब क्षार की मात्रा अम्ल से ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। मतलब अगर परिभाषा कहा जाए उदासीन एमिनो अम्ल किसे कहते हैं तो लिखोगे ऐसे एमिनो अम्ल जिसमें NH2 की संख्या COOH की संख्या के बराबर होती है उसे उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। बात करते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? तो ऐसे एमिनो अम्ल जिसमें COOH की संख्या NH2 से ज्यादा होती है। देखो COOH अम्लीय होता है ना, इसकी संख्या किससे ज्यादा हो? NH2 से ज्यादा हो तो अम्लीय एमिनो अम्ल हो जाएगा। क्षारीय एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे एमिनो अम्ल जिसमें NH2 की संख्या COOH से ज्यादा होती है तो क्षारीय एमिनो अम्ल, क्योंकि NH2 क्षारीय होता है। ऐसे याद रखो जब दोनों बराबर उदासीन एमिनो अम्ल। अगर NH2 ज्यादा COOH से तो क्षारीय, COOH अगर ज्यादा NH2 से तो हमारा क्या हो जाएगा? अम्लीय। इस प्रकार तुम लोग बेटा क्या समझ गए? वर्गीकरण समझ गए एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस, उपयोग क्या है इनके? प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन बनता है ना इसी से, मेन तो ये हो गया। और प्रोटीन क्या करता है? शरीर में वृद्धि करता है। तो मेन शरीर में वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है? एमिनो अम्ल ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो शरीर में वृद्धि कैसे होगी? तो ये हमारे उपयोग थे। बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। तो जो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं ये प्रायः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं जिनके गलनांक ऊंचे होते हैं। आगे जल में ये क्या है? विलय हैं। इनके जलीय विलयन उदासीन तथा उभयधर्मी व्यवहार के होते हैं। उदासीन भी हो सकता है, उभयधर्मी भी हो सकता है। ठीक है, उभयधर्मी का मतलब दोनों गुण। अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी। जैसा मिलाओगे उसी जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वैसे नजर आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रिएक्शनें होती हैं। तो इनकी जो रिएक्शनें केमिकल प्रॉपर्टी प्राथमिक एमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के समान होते हैं। बाकी तुम लोगों को एरोमेटिक में और एलिफैटिक में ये हमने तुम लोगों को बता रखा है। प्राथमिक एमीन की रिएक्शनें कराया है। एमीन हमारे 3 प्रकार के होते हैं ना, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन NH2 होता है, एक एल्किल समूह जुड़ा हो। 2 डिग्री एमीन में 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। 3 डिग्री एमीन में 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जो 1 डिग्री एमीन है, जिसे एथिल एमीन तुम्हारे कोर्स में था, तो एथिल एमीन की जो रिएक्शनें हैं इस रिएक्शनें से मिलती जुलती है, मिलेंगी। और कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने जो पढ़ाया था, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी रिएक्शनें इसमें मिलेंगी। मतलब कहने का है कि इसमें NH2 तथा COOH की जो रिएक्शनें हैं वो इससे मिलेंगी। तो ये रिएक्शनें वहां तुम लोगों को बता दिया गया, तो यहाँ तुम्हें रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एमिनो अम्ल पढ़ लिया। अगर तुमने धैर्य से स्टेप बाय स्टेप देखा होगा तो पूरा समझ में आया होगा। जहां अगर डाउट हो तो बैक करके एक बार वीडियो दोबारा देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके जो हमारा 10-15 मिनट के वीडियो में तुम लोग क्या है? एमिनो अम्ल पूरा अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो पेप्टाइड होगी, क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि डेट भी आ चुकी है। तो इस तरीके अब अगर ये धैर्य से अगर स्टेप बाय स्टेप ये देख लोगे कि तुम लोगों को क्या है पूरा समझ में आ जाएगा। फिर तब तक के लिए जय हिंद।